निकाल लीजिए, नोट साथ-साथ बनाते रहा करिए आप लोग, ठीक है? चलिए, देखिए पहले तो हम बात करते हैं डाटा क्या होता है, ठीक है? जब हमने पहली क्लास की थी अपनी, तो उसमें हमने बात किया था ना कि डाटा एक अनऑर्गेनाइज़ फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है? फिर उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग वगैरह होती है, उसी को कहते हैं डाटा एक कच्ची जानकारी है। कैसी जानकारी है? रॉ इन्फॉर्मेशन है। डाटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, जिसकी क्या होती है, जिसकी प्रोसेसिंग से पहले किसी संदर्भ में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, या इसको व्याख्यायित या इसको व्याख्यान्वित नहीं किया जा सकता, या इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होता है? डाटा होता है, ये रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई भी छात्र है, किसी स्कूल का कोई छात्र है ना, कोई स्टूडेंट है, उसने अपनी अंक तालिका में क्या लिख दिया? अपना नाम लिख दिया है, रोल नंबर लिख दिया है और अंकों का रिकॉर्ड लिख दिया है, तो आप उसको किसी तरीके से व्याख्या नहीं कर सकते हैं उसकी, जब तक कि और बहुत सारे लोगों का ना मिल जाए, तो क्रम से बता सके कि सबसे ज़्यादा नंबर पाया है इसने कि सबसे कम नंबर पाया है। ये क्या हो गया? रॉ फॉर्म हो गया, ठीक है? कई सारे स्टूडेंट्स का आपको नाम लिख के मिल गया, उसके उसके बाद आप उसकी क्या करेंगे? उसकी प्रोसेसिंग करेंगे या उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, तो उसके बाद उसका स्ट्रक्चर वे में जो भी चीज़ बनेगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे डाटाबेस। डाटाबेस क्या है? एक व्यवस्थित संग्रह है, किसका? डाटा का। और कैसा? डाटा को संग्रहित करके, डाटा को संरक्षित करके और डाटा को क्या? प्रबंधित करके, मैनेज करके क्या बनाया जाता है? तो डाटाबेस बनाया जाता है। जैसे किसी स्कूल का संपूर्ण छात्र रिकॉर्ड, एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या है कि किसी स्कूल के संपूर्ण छात्रों का जो रिकॉर्ड है, उसको क्या कर दिया गया है? आपका संग्रहित कर लिया गया है, संरक्षित कर लिया गया है, उसके बाद उसको प्रबंधित या मैनेज कर दिया गया है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस बोलते हैं इसको, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जो डाटाबेस को क्या करता है? संरक्षित, प्रबंधित करने और क्या काम करता है? और उपयोगकर्ता को डाटा तक पहुँच प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है, यही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जिसपे आपने स्कूल के एग्ज़ाम्पल के लिए स्कूल के सभी छात्रों का रिकॉर्ड उसपे संग्रहित कर दिया है। अब आपको कुछ भी चाहिए, तो आप उस सॉफ्टवेयर को खोलोगे, आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे कि हाँ, हमको इस क्लास के बच्चों का रोल नंबर चाहिए, या इस क्लास के बच्चों का मार्क्स चाहिए, मैथ का, इंग्लिश का, गणित का, या इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इस तरीके की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आपको कहाँ मिल जाएँगी? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाएँगे। ऐसा स्कूल की ही बात नहीं कर रहा, ऐसा आप, ये तो मैंने केवल एग्ज़ाम्पल दिया है, आप ऐसे दुनिया भर की सारी चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे कोई ऑफ़िस है, वहाँ कितने कर्मचारी काम करते हैं, किसको पैसा मिल गया है उनके काम करने का, मतलब सैलरी आ गई है, किसकी नहीं आई है, किसकी कितनी सैलरी है, ये सब सारी चीज़ें आप कहाँ स्टोर करते हो? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। और इसके कुछ मुख्य सॉफ्टवेयर हैं जिनका क्या-क्या नाम है। पहले का ना एक ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल, ठीक है? फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अभी एसक्यूएल की बात करेंगे, क्या होता है ये? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? आगे है कि जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं और कुछ समस्याएँ होती हैं। तो पहले विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि विशेषता क्या-क्या है इसकी। तो पहली विशेषता ये है कि डेटा की संपूर्णता। यह डेटा को क्या करता है? डेटा को संगठित रूप से रखा जाता है, ठीक है? डेटा को संगठित रूप से रखा जाता है, फिर डेटा सुरक्षित रहता है, पासवर्ड और अधिकार नियंत्रण एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से क्या होता है? डेटा आपका सिक्योर भी रहता है। उसके बाद डेटा की पुनर्प्राप्ति, मतलब आप अगर डेटा को एक जगह स्टोर करके रख दिए हो, तो जल्दी से आपको डेटा मिल भी जाएगा। तेज़ और सटीक पुनर्प्राप्ति या रिट्रीवल कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसकी क्या होती है? आपकी सुविधा हो जाती है, ठीक है? उसके बाद डेटा एकता या इंटीग्रिटी, डेटा में समानता रहती है और अखंडता बनाए रखने के नियम का पालन होता है, ठीक है? डेटा में समानता और अखंडता बनाए रखने के नियम का पालन होता है, जब किसी डेटा को आप डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा व्यवस्थित कर देते हो। उसके बाद इसकी समस्याएँ क्या हैं? इनकी समस्याओं पे चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज़ तो डेटा की पुनरावृत्ति हो सकती है इसमें, जब समान डाटा कई बार कई स्थानों पर संग्रहित हो गया हो, तो ये हो सकता है आपका, ठीक है? और डेटा की अप्राप्तता या भिन्नता, इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, जब विभिन्न स्थानों पर संग्रहित डाटा में भिन्नता हो, जैसे एक ही स्टूडेंट का अलग-अलग जगह पे नंबर अलग-अलग लिख दिया गया हो, ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये 2 समस्याएँ हो गई, बाकी ये सब क्या हो गई? डेटा की विशेषता हो गई। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था हो सॉरी सम विशेषता हो गई, और ये क्या हो गया आपका? डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है? आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। बहुत आसान भाषा में लिखा भी है और बहुत आसान है भी ये ना, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? डेटाबेस
कि विभिन्न स्तर क्या होते हैं ना, अलग-अलग लेवल क्या होते हैं डेटा के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। देखते हैं डेटाबेस का मुख्य उद्देश्य क्या है कि डेटा का एब्स्ट्रैक्शन हो ना, विशिष्ट रूप से डेटा को रखा जाए और डेटा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो या डेटा का इंडिपेंडेंस सुरक्षित करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ताकि उपयोगकर्ता आपका बिना जटिलता के इंटरेक्ट कर सके, यानी बिना किसी कठिनाई से डेटा को प्राप्त कर सके। जब भी उसको कोई जानकारी चाहिए हो तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाए और वो डेटा वो क्या करे, रिट्रीव कर लिए। इसके 3 स्तर होते हैं। पहले स्तर की बात करें तो ये एक्सटर्नल लेवल है ना, बाहरी स्तर है। इसमें क्या होता है, यह उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उपयोगकर्ता को केवल उसके काम का, जैसे मान लीजिए उसको जो चीज चाहिए वही उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जैसे मान लीजिए आप गए, आप ही उपयोग करता हो, आप गए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, मान लीजिए किसी स्कूल का रिकॉर्ड है, आपको चाहिए कि हमारे 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप डालोगे 9th क्लास का, खोलोगे तो आपको खुल के आ जाएगा कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो केवल उसके ये हो गया नंबर्स। लेकिन आपको ये जानना हो कि इस क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मैथ में कितना नंबर है, तो उसके लिए आपको अलग जगह जाना पड़ेगा। तो यानी विशिष्ट हो गया डेटा, आपको संख्या चाहिए तो आप अलग जगह गए, आपको नंबर चाहिए तो आप अलग जगह गए। तो ये इन सब की चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है, तो बाहरी स्तर पे हो जाती है सब सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक लॉजिकल लेवल होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का भाग होता है। यह डेटाबेस की संरचना, तालिकाएं, संबंध को परिभाषित करता है, लेकिन भौतिक संरचना इसकी छिपी रहती है, भौतिक संरचना से छिपा रहता है, यानी ये हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लॉजिकल लेवल हो गया। उसके बाद क्या है, फिजिकल लेवल। जैसे यह डेटा के भौतिक रूप से, यह डेटा को भौतिक रूप से संग्रहण और भंडारण, जैसे मान लो किसी डेटा का आपने डिस्क बना लिया है, ठीक है, कैसे रखा जाएगा, ये सब सारी चीजें कहाँ परिभाषित होती हैं आपकी, तो भौतिक स्तर पर या फिजिकल लेवल पे। मान लीजिए आपको कोई डेटा चाहिए, उसकी आपने डिस्क बना ली या उसकी आपने हार्ड कॉपी ले ली, प्रिंट आउट ले लिया, ये सब कहाँ होता है, आपका फिजिकल लेवल में होता है। तो 3 लेवल होते हैं डाटा के। कौन कौन सा, एक एक्सटर्नल लेवल जो आपको डेटा को दिखाता है, और दूसरा आपका होता है लॉजिकल लेवल जो आपके सिस्टम के अंदर होता है और ये भौतिक रूप से आपको दिखाई नहीं देता, और तीसरा क्या है, जब आप हार्ड कॉपी बना लेते हो किसी चीज की, किसी डेटा की, ठीक है। आई होप ये चीजें भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रकार देख लेते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, बहुत आसान सी चीजें। हायरार्कियल डीबीएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है, डेटा को वृक्ष संरचना में, ट्री की संरचना में व्यवस्थित किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ ना, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डेटा होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ है, उसके बाद उसके डेटा ना, फिर इसका कोई डेटा, तो ये आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका ट्री मेथड हो जाता है, किसको रखने का, डेटा को रखने का। हायरार्कियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या नेटवर्क डीबीएमएस। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा को जाल संरचना में रखा जाता है, ठीक है, जाल बना दिया गया है डेटा का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मेश या नेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है जब डेटा को, तो क्या हो गया आपका नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक है आपका रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा को टेबल्स के रूप में या तालिकाओं के रूप में संगठित किया जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग तालिकाएं बना दी गई हैं, अलग अलग तालिकाएं बना दी गई हैं, आपका टेबल हो गया ना, ठीक। कई रो, कई कॉलम, जितने भी रो कॉलम हो सकते हैं आपके, तो इस तरीके से डेटा को जब रखा जाता है तो वो क्या हो गया आपका रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद एक है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ना तालिका बनती है, ना नेटवर्क बनता है आपका, ना ही कोई वृक्ष संरचना होती है। इसमें डेटा को वस्तुओं के रूप में स्टोर किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है या संगठित किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप ये चारों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या बात है आपकी। आगे है कि अब देखिए महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट है किसके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या आता है, इनकी बस बात करेंगे ना, इनके बारे में आप जानते रहो। तालिका क्या होती है, डाटा को रोज और कॉलम में, जब ये अभी हमने बनाया था ना, एक टेबल बनाया था ना, रोज और कॉलम में, ठीक है। रोज और कॉलम में, इधर क्या होती है, रोज होती है और इधर क्या होता है, तो कॉलम होता है, ठीक है। जब रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तालिका बोलते हैं। अब फील्ड क्या होता है, तालिका का एक कोई कॉलम होगा जिसे एट्रीब्यूट
भी कहते हैं। तालिका के किसी एक कॉलम को क्या बोल दोगे आप? फील्ड बोल दोगे। अब पंक्ति या रो की बात करें, पंक्ति या रो की बात करें, तालिका में एक विशिष्ट रिकॉर्ड है जिसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, ठीक है, रो बोलते हैं। अब कुंजी की बात कर लें, कुंजी क्या होता है? तालिका में विशिष्ट डेटा को पहचानने के लिए प्राथमिक या विदेशी कुंजी या फॉरेन कीज का यूज किया जाता है। तो क्या बोलते हैं उसको? उसको की बोलते हैं, तालिका में किसी विशिष्ट डेटा की जांच करने के लिए या पहचानने के लिए। अब देखो प्राथमिक कुंजी क्या होती है? प्राथमिक कुंजियां और द्वितीय कुंजी लिखी है ना, सॉरी विदेशी कुंजी लिखी है, ये बात कर रहे हैं। तालिका का वह कॉलम, तालिका का वह कॉलम जो रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है, जो रिकॉर्ड को अद्वितीय बनाता है, जैसे छात्र का रोल नंबर, ठीक है। अब छात्र का रोल नंबर, हर छात्र का रोल नंबर अलग होगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राथमिक कुंजी बोलते हैं ना। ये क्या करता है? ये कॉलम, ये रिकॉर्ड को क्या बनाता है? यूनिक बनाता है। जैसे किसी छात्र का रोल नंबर हर छात्र का अलग अलग होगा, यानी छात्रों का मिक्सअप नहीं हो सकता, एक दो छात्रों का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। तो आप अगर किसी विशेष छात्र का रोल नंबर डाल रहे हैं तो उसकी सारी जानकारी खुल के आ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंजी। अब अगर विदेशी कुंजी या फॉरेन की बात करें तो ये क्या है? ये एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है जो किसी अन्य तालिका की प्राथमिक कुंजी से संबंधित होता है, दो तालिकाओं के बीच संबंध बनाता है। फॉरेन की क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की क्या करती है? तो दो तालिकाओं के बीच में संबंध बनाने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा? अब बात कर लेते हैं डेटाबेस भाषा और उसके प्रकार। डेटाबेस की लैंग्वेज की बात कर लेते हैं और उसके प्रकारों की बात कर लेते हैं। डेटाबेस भाषा का उपयोग डेटाबेस को नियंत्रित करने और उससे संवाद करने के लिए किया जाता है। और संवाद कौन करता है? जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाके कोई जानकारी निकालनी होती है ना। आमतौर पर अब देखिए एसक्यूएल, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करके हम किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कोई डाटा अपने लिए रिट्रीव करते हैं या प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीडीएल की। डीडीएल क्या हो गया? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या आ गया? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित और बदलने के लिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। किसी भी डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए या उसको बदलने के लिए। जैसे क्रिएट करोगे तो कोई नया डाटा क्रिएट हो जाएगा, अल्टर करके बदलते हैं, ड्रॉप करके हटाते हैं, ट्रंकेट करके छोटा करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डीएमएल, ठीक है। अब इसके क्या, डेटा के साथ संवाद, मैनिपुलेशन कैसे होता है? किसी चीज़ को आप सेलेक्ट कर लिए या कोई किसी जानकारी को आपने सेलेक्ट किया या कोई नई जानकारी को आपने इंसर्ट किया या किसी जानकारी को आपने अपडेट किया, किसी जानकारी को आपने अपडेट किया या किसी जानकारी को हटा दिया, आपने डिलीट कर दिया। ये सब सारी चीज़ें किसका काम है? तो डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम है ना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब डेटाबेस पर उपयोगकर्ता अधिकार नियंत्रित करने के लिए किसका यूज करता है? तो डीसीएल का यूज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस है, उस पे उसने क्या किया, किसी को परमिशन ग्रांट की, अगला आदमी उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर पाएगा, और अगर किसी को वहां से रिवोक कर दिया गया है तो वो डेटाबेस को नहीं एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात है टीसीएल। टीसीएल मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इसको क्या करते हो आप? किसी को ट्रांजैक्ट कर सकते। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को स्थानांतरित करना। इसको मैनेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टीसीएल का यूज किया जाता है। जैसे कमिट, रोल बैक या सेव पॉइंट, ठीक है। ये क्या है? आपके ऑप्शन है, इसमें मिलते हैं आपको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल में, ठीक है। तो आई होप लैंग्वेज आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रमुख शब्दावलियां हैं किसकी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे, बस इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको कि किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या मतलब होता है। बहुत ज्यादा डीप में इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप इनको जानिए जरूर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना, ठीक है। अब देखो एसक्यूएल फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसक्यूएल लिखा गया है तो इसको आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को नियंत्रित और संवाद करने की ये भाषा है। क्या काम है इसका? तो ये डेटाबेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है और इससे बात करने की भाषा है, ठीक है। अब क्वेरी क्या है? क्वेरी क्या है आपकी? एसक्यूएल में लिखे गए आदेश जो डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने या संशोधित करने के लिए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्वेरी। क्वेरी मतलब आप किसी
डेटाबेस में गए, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो वो क्या हो गई, आपकी क्वेरी हो गई। या किसी जानकारी को आपको संशोधित करना है, जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, एग्जाम्पल के लिए मैं छात्र ले रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। छात्र को, आपका एज है 2 साल बाद वो बड़ा हो गया है, तो उसको संशोधित करना है कि अब उस छात्र की एज क्या है, तो आप जाके उसको संशोधित कर सकते हो, किसके माध्यम से, तो क्वेरी के माध्यम से। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है? यह डेटा संरचना को तालिका में डेटा की तेजी से खोज के लिए ना, अगर इंडेक्स बन गया है, जैसे आप अपनी किताब का ही एग्जाम्पल ले लो, किताब में कोई भी आप बुक लेते हो तो उसमें शुरू में इंडेक्स होता है कि किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है। इसी तरीके से क्या होता है, कंप्यूटर में भी आपका किसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंडेक्स होता है कि कहाँ जाके आप कोई भी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हो। फास्ट रिट्रीवल को सुनिश्चित करता है कौन, तो इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, कैसे, कि डेटा की पुनरावृत्ति, जो डेटा का बार बार रिडंडेंसी होती है ना, उसको क्या किया जा सके, तो कम किया जा सके, ठीक है, कम किया जा सके। और डेटा की इंटीग्रिटी को, अखंडता को बनाए रखने का काम करता है। और इसके प्रकार क्या क्या है, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन की सबसे तेज तकनीकी क्या है, तो BCNF है, ठीक है। सबसे धीमी तो 1NF, 2NF, 3NF, और सबसे तेज क्या है, तो BCNF है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब है, आगे बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक या एक से अधिक डेटाबेस ऑपरेशन का समूह होता है ना, एक या एक से अधिक डेटाबेस ऑपरेशन का समूह होता है। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, एसिड है कि ट्रांजैक्शन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये गुण बताता है। एसिड क्या है कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की का क्या बताता है, वर्च्यू या गुण बताता है। ये चार तरीके की इसकी विशेषताएं होती है, कौन कौन सी, ऑटोमिसिटी, ठीक है, एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये क्या है, आपके चार गुण है। उसके बाद क्या है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, इसका मतलब है कि डेटा की जटिलता को छिपाओ और केवल आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना, ठीक है। डेटा की जटिलता को छिपा के केवल आवश्यक जानकारी को छिपाया जाता है, कैसे, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं रिलेशन डेटाबेस की। रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, यह तालिकाओं पर आधारित होता है, यानी टेबल्स पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिसमें डेटा पंक्तियों और स्तंभों, यानी रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है, और तालिकाओं के बीच संबंध होता है, ठीक है। और सभी तालिकाओं के बीच में क्या होता है, संबंध होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। अब देखो, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की अखंडता को बनाए रखना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डेटा की जो सटीकता है और विश्वसनीयता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, इसमें डेटा की संपूर्णता सुनिश्चित की जाती है, किसमें, तो डेटा इंटीग्रिटी में। अब कंस्ट्रेंट की बात करें, ये नियम होते हैं, कैसे नियम होते हैं, जो तालिका में डेटा को नियंत्रित करते हैं, तालिका में डेटा को नियंत्रित करते हैं। और इनमें कौन कौन सी की होती है, तो प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं, नॉट, नल और चेक, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या है, तो कंस्टेंट है। अब बैकअप, बैकअप आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, फिर भी बैकअप के बारे में देख लीजिए। डेटा का बैकअप क्या होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, डेटाबेस की एक प्रति बनाई जाती है, एक कॉपी बनाई जाती है, ताकि डेटा खो जाने की स्थिति में उसको पुनः प्राप्त किया जा सके, बैकअप लिया जा सके, ठीक है। अब डेटाबेस ट्रिगर क्या होता है, डेटाबेस ट्रिगर के बारे में क्या है, तो यह एक विशेष प्रक्रिया है जो स्वतः ऑटोमेटिकली कार्यान्वित होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कार्यान्वित होती है। ये जब क्या होता है, जब कुछ विशेष घटनाएं, जैसे आप कुछ इंसर्ट कर दो, अपडेट कर दो, कुछ डिलीट कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, तो ट्रिगर हो जाती हैं और अपना काम करती हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सब डेटाबेस की प्रमुख शब्दावलियां हो गई। आपको ये इतना याद रहना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है नहीं। आगे देखते हैं हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए ना। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है, ठीक है। प्राइमरी की का जब हम कार्य बात कर रहे थे, तो यह क्या बात किया था हमने, कि यह तालिका में डेटा को विशिष्ट रूप से पहचानने का काम कौन करती है, तो प्राइमरी की करती है। प्राइमरी की क्या करती है, किसी भी तालिका में डेटा को विशिष्ट रूप से पहचानने का काम करती है, ठीक है। अगला क्या है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, और मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, हर चीज का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो
तो सारी चीज़ों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा एसक्यूएल कमांड डेटा को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डिलीट। अगर आप डिलीट कर दोगे तो डेटा आपका हट जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, ठीक है? अब देखो नॉर्मलाइजेशन का क्या उद्देश्य है, इसकी भी बात हमने की। नॉर्मलाइजेशन क्या काम करता है? डेटा की पुनरावृत्ति को कम करने का काम करता है ना, जो डेटा की बार-बार रिपीटिशन होता है, उसको क्या करता है? ये कम करता है। अब एसिड क्या है? एसिड गुण निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? डेटा की सुरक्षा को, ट्रांज़ैक्शन के गुण को, डेटा संग्रहित करने की प्रक्रिया को, कि डेटा की संरचना को। ये क्या काम करते हैं? ये ट्रांज़ैक्शन के गुण बताते हैं, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अब फॉरेन की का क्या मतलब है? फॉरेन की है, मैंने बात की थी जब हम पढ़ा रहे थे, तो फॉरेन की क्या करता है? एक तालिका को दूसरी तालिका से जोड़ने का काम कौन करता है? तो फॉरेन की करता है। या एक तालिका से दूसरे तालिका के बीच में रिलेशन बैठाने का कौन काम करता है? तो फॉरेन की का काम है ये ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीएल का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज, ठीक है? डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज किसका फुल फॉर्म हो गया? तो डीडीएल का हो गया। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा डीएमएल कमांड है, ठीक है? डीएमएल कमांड कौन-सा है ना? तो डीएमएल कमांड कौन-सा है आपका? तो इंसर्ट है, ठीक है? इंसर्ट क्या है आपका? डीएमएल कमांड है। आगे देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन का कौन-सा रूप सबसे उच्चतम होता है? तो हमने बात की थी, तो बीसीएनएफ क्या होता है आपका? नॉर्मलाइजेशन का सबसे उच्चतम होता है ना। आगे बात करते हैं। ज्वाइन का क्या काम है? एक से अधिक तालिकाओं को जोड़ना, ठीक है? इसके तो नाम में ही है, ज्वाइन मतलब एक से अधिक तालिकाओं को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या है कि डाटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? डाटा इंटीग्रिटी की जब हम बात कर रहे थे, डेटा को सुरक्षित रखना नहीं, डेटा का विलोपन हटाना नहीं, डेटा की गति को बढ़ाना नहीं, तो डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता को बनाए रखना किस चीज क्या है? तो डाटा इंटीग्रिटी है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? इंडेक्स का क्या कार्य होता है? इंडेक्स का क्या कार्य होता है? तो डेटा की गति को बढ़ाना, ठीक है? किसी भी जानकारी को जल्दी से प्राप्त कर लेने का किसका काम होता है? तो इंडेक्स का काम होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन-सा कमांड डेटाबेस को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ड्रॉप का, ठीक है? अगर आप ड्रॉप डेटाबेस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? डेटाबेस आपका हट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन का कौन-सा गुण नहीं है? तो ट्रांजैक्शन डुप्लीकेट करने का काम नहीं करता है, ठीक है? ट्रांजैक्शन डुप्लीकेशन का कार्य नहीं करता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन का उद्देश्य क्या है? ठीक है? डेटा को एब्स्ट्रैक्ट या विशिष्ट रूप से रखने का डेटा को संरक्षित करना नहीं, डेटा की सटीकता बढ़ाना एकदम नहीं, डेटा को तेजी से प्रोसेस करना ये तो इंडेक्स का काम होता है। उपयोगकर्ताओं को केवल आवश्यक जानकारी दिखाना, विशिष्ट जानकारी, इसीलिए क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। विशिष्ट रूप से कोई डेटा आपको चाहिए तो वो क्या काम है? वो उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीबीएमएस आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको डाटा में सूचना का एक्सट्रपोलेट करने के लिए किसकी अनुमति प्रदान करता है? कौन किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है एक्सट्रपोलेट के लिए? तो ये है आपका क्वेरी लैंग्वेज। याद रखिएगा आप ना, ये एग्जाम में आपके पूछा गया सवाल है, ठीक है? क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिलेशन डाटाबेस एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी सूचना को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है? ये क्या है? तो ये टेबल है। किसी टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती हैं? तो ये कैसी फाइल है? हिडन फाइल आपकी डायरेक्टरी कमांड से डिस्प्ले नहीं होंगी, जिन फाइलों को छुपा दिया गया हो। वर्तमान में डेटा फाइलों को संपादित करते रहने को आप क्या कहते हैं? डेटा फाइलों को अगर आप संपादित कर रहे हो वर्तमान में लगातार, ठीक है? अपडेट कर रहे हो, ये अपडेशन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो अपडेट करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जब दो ट्रांजैक्शन डाटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली परिस्थिति